की क्लास हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं स्टूडेंट्स, कम्बिनेशन वाला टॉपिक। दूसरा डे स्टूडेंट्स, कम्बिनेशन ऑफ कॉलोकेशन होता है। कम्बिनेशन ऑफ कॉलोकेशन। अब पहले तो समझेगा कॉलोकेशन होता क्या है। डे स्टूडेंट्स, कॉलोकेशन आप लोगों के फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें कोई टिपिकली पर्टिकुलर रूल नहीं होता, जिनमें टिपिकली कोई रूल नहीं होता, लेकिन ये फिक्स एक्सप्रेशन है जो कि चलते आ रहे हैं और हम भी इन्हें आगे चलाएंगे। मतलब जैसे देखें, अब आप लोग मुझे खुद बताएंगे कि क्विक फूड होगा या फास्ट फूड होगा, अल्फा या बीटा, क्विक फूड होगा या फास्ट फूड होगा, आप बताएंगे। बट डेफिनेटली आप फूड के साथ क्विक नहीं लगा सकते, आप फास्ट फूड करेंगे। ये फास्ट फूड का कोई रूल नहीं है, लेकिन एक टिपिकल फिक्स एक्सप्रेशन है जिन्हें हम शुरू से ही चला रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कॉलोकेशंस। इनके भी मिस्टेक्स आती हैं, ग्रामर में आती हैं और प्रेसी के पेपर में भी आती हैं डियर स्टूडेंट्स। तो अभी हम इनको देखेंगे, ये कॉलोकेशंस की मिस्टेक से हमने कैसे बचना है। उसके साथ देखें, बताएं स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या फिर पावरफुल एसिड होता है, क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या फिर पावरफुल एसिड होगा? तो डेफिनेटली एसिड के साथ आप स्ट्रॉन्ग की बात करेंगे आप। अच्छा, क्या होगा? डू होगा या मेक एन असाइनमेंट? क्या होगा? डू एन असाइनमेंट या मेक एन असाइनमेंट? अब बच्चे कहेंगे इस असाइनमेंट के साथ तुम नहीं, मैं गलत होता है। तो मेरा बेटा, असाइनमेंट कोई बनाने की चीज तो है नहीं कि आपने उसे बनाना है। तो क्या होगा? डू एन असाइनमेंट। डू वर्क होगा, जिसे डू वर्क होता है, डू वर्क होता है, डू बिजनेस होता है, तो डू एन असाइनमेंट होगा। समझ आ की बात की। तो अब हम देखते हैं कॉलोकेशन। अब हम ग्रुप बना रहा हूं, देखें। अब हैव को देखो, ये आप लोग कहते हैं हैव अ सेफ जर्नी, कहते हैं हैव अ ड्रीम कहते हैं, और हैव अ बात कहते हैं, और हैव अ गुड टाइम कहते हैं। अब ये सारे फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं। अब टेक अ ड्रिंक नहीं कह सकते आप, टेक अ सेफ जर्नी नहीं कह सकते, टेक अ गुड टाइम नहीं कह सकते, टेक अ बात कह सकते हैं, लेकिन चेंज ऑफ मीनिंग है। तो हैव की है। अगर हम डियर स्टूडेंट्स डू की बात करें तो डू एन असाइनमेंट होगा, और डू अ फेवर होगा। फेवर से क्या करेंगे? डू अ फेवर करेंगे। इसी तरह बिजनेस के साथ भी आप डू अ बिजनेस करेंगे, और सर्विस के साथ भी डू अ सर्विस करेंगे आप। अगर मैं मेक की बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को पता है कि मेक का नॉइज होगा, ठीक है, और मेक एन एफर्ट होगा, और मेक अ कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए भी आप मेक का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अगर आप
कीप की बात करें तो कीप अ डायरी होगा, कीप अ सीक्रेट होगा और कीप अ प्रॉमिस होगा। अच्छा, गो हंग्री होगा। गेट हंग्री गलत होता है। हंग्री के लिए आप गो का इस्तेमाल करेंगे, गो हंग्री होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारी कॉलोकेशन जो मैंने आप लोगों को ग्रुप्स बना दिए हैं। ये ग्रुप्स मोर देन इनमें से अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को एक डिटेल जो वन पेजर है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। ये है जो आप लोगों के काम आएगा राइटिंग में भी और प्रेस की डायरेक्शन में भी। अच्छा, लास्ट वाला रिकमेंडेशन है, उन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कि कुछ वर्ड्स के साथ आपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ आप लोगों ने डिफरेंट स्पेसिफिक वर्ड्स लगाने हैं। बेटा जैसे कि देखें, जब आप नो फैमिली की बात करेंगे ना, नो फैमिली, उसके बाद आप बट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, नो वन नथिंग। अब देखें, आई ट्रस्ट नो वन बट या एक्सेप्ट अली। क्या होगा? आई ट्रस्ट नो वन बट अली होगा या एक्सेप्ट अली होगा। तो आप देखिए पीछे क्योंकि नो आया हुआ है तो नो फैमिली के साथ आप लोगों ने बट का इस्तेमाल करना है। इसी तरह जब एनी फैमिली की बात होगी, एनी फैमिली के लिए आप एक्सेप्ट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, अब क्या होगा? बट या एक्सेप्ट अली। अब क्या होगा? डेफिनेटली अब आप करेंगे आई डोंट ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट अली। अब क्योंकि आपके पास एनी फैमिली आ गया है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वुड रादर के साथ देन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो, आई वुड रादर डाई देन मैरी माई कजन। देखिए, आई वुड रादर डाई, अब अगर आप देन का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन का इस्तेमाल आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है? बिटवीन के लिए या तो आप एंड का इस्तेमाल, बिटवीन के लिए एंड का इस्तेमाल करेंगे। दिस मैटर इज बिटवीन अली एंड उस्मान, तो बिटवीन के साथ आप एंड का पेयर बनाएंगे। अच्छा, आल्दो को समझें। आल्दो के बाद पहली बात है बट भी गलत है, दूसरी बात है यट भी गलत है, तीसरी बात है आल्दो के बाद फौरन कॉमा लगाना भी गलत है। अब आल्दो के साथ फौरन कॉमा कब लगेगा? देखो, आल दो कॉमा ही इज इल, ही इज होपफुल, या although he is ill, he is hopeful। कौन सा सिलेंडर ठीक है, अल्फा या बीटा? although के फौरन बाद कॉमा नहीं लगाते भाई, ये गलत है। although he is ill, he is hopeful, अब दरमियान पे कॉमा आएगा। but yet ये इस्तेमाल हरगिज ठीक नहीं है। तो इस चीज का आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स खास ख्याल करना है जी। अब आगे चलता हूं डियर स्टूडेंट्स, देखें अगर आप एस और एज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। एस और एज आप करेंगे इक्वल कंपैरिजन के लिए। इक्वल कंपैरिजन के लिए आप एज और एज का इस्तेमाल करेंगे। देखें, अली इज एज tall as अकरम, पहली बात। देखिए, अली इज एज tall as अकरम। दूसरी बात, एज और एज के दरमियान एडजेक्टिव की हमेशा फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल होगी। एज और एज के दरमियान एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल होगी। अच्छा, अगर आप
अनइक्वल कंपैरिजन की बात करेंगे, अगर इक्वल कंपैरिजन होगा तो अनइक्वल के लिए आप लोग सो और एज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि देखें, अली इज नॉट डैश टॉल डैश अकरम, क्या होगा? अली इज नॉट सो टॉल एज अकरम। इक्वल कंपैरिजन के लिए एज और अनइक्वल कंपैरिजन के लिए आप सो और एज का इस्तेमाल करेंगे। देखो मेरा बेटा, सच और दैट के दरमियान नाउन आएगा और सो दैट के दरमियान या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा। बात याद रखें, सच दैट के दरमियान नाउन आएगा, सो दैट के दरमियान या तो एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। जैसे कि देखें, ही इज डैश अ रनर दैट नो वन कैन कैच। क्या आएगा? सो आएगा या सच आएगा इधर? ही इज डैश अ रनर दैट नो वन कैन कैच। अब देखो, रनर हमारे पास भाई नाउन है, तो इधर क्या आएगा? ही इज सच अ रनर दैट नो वन कैन कैच। तो जब नाउन आएगा तो हम उसके लिए दैट इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, मैं कहता हूं ही इज डैश फास्ट दैट नो वन कैन कैच। अब क्या होगा? अब फास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है, देखिए ना, फास्टेस्ट होता है ना, तो ही इज सो फास्ट दैट नो वन कैन कैच। तो मेक श्योर सच और दैट के दरमियान नाउन आएगा और सो और दैट के दरमियान या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। अब लिखते हैं कंपैरिजन। मैंने बेटा डिफरेंट के साथ आप फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अच्छा, अदर के साथ आप देन का इस्तेमाल करेंगे और डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम टू प्लेस के लिए इस्तेमाल होगा और फ्रॉम और टिल टाइमिंग के लिए इस्तेमाल, टाइम के लिए। देखिए, आई ट्रेवल्ड फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर प्लेस, फ्रॉम टू। आई ट्रेवल्ड फ्रॉम मुल्तान टू लाहौर, और जब आप टाइम का लफ्ज देंगे, आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। तो मॉर्निंग टू इवनिंग नहीं हो सकता, बता रहा हूं। प्लेस के लिए आप फ्रॉम टू की बात करेंगे और टाइम के लिए आप फ्रॉम और टिल का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह नो सोनर के साथ आप लोग देन का इस्तेमाल करेंगे, वेन का इस्तेमाल गलत है। नो सोनर के साथ देन का इस्तेमाल होगा और हार्डली के साथ आप वेन का इस्तेमाल करेंगे। हार्डली के साथ पेयर जो है वो वेन का बनेगा, वो देन का नहीं बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। जी, ये हमारा कॉम्बिनेशन का टॉपिक, छोटा टॉपिक था जो खत्म हो गया। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूं और वो टॉपिक है हमारा डियर स्टूडेंट्स वर्ब। आप लोग 99% इस पर बहुत वीक होंगे। आज मैं आप लोगों को ऑपरेशन कर दूंगा वर्ब का, कि आप लोगों ने वर्ब के टॉपिक को करना कैसे है, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस टू अल्ट्रा एडवांस। और मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं इस क्लास को कंप्लीट कर दूं। अच्छा, अभी डियर स्टूडेंट्स क्लास की स्ट्रेंथ पूरी है मेरे ख्याल में, अगर कोई एक बचा शॉर्ट है तो वो सब देख लेंगे। यार मेरा मशवरा माने, क्योंकि मैंने ऐसे की क्लास को ना मॉर्निंग से आफ्टर से पढ़े हैं, उन टॉपिक्स में सबसे अहम टॉपिक हमारा वर्ब है। देखिए, सिर्फ ओनली वर्ब टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आगे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, लेकिन वर्ब
का टॉपिक ऐसा है कि जब भी हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में आपको पता है वर्ब होता है और बच्चे करते ही वर्ब की मिस्टेक्स है। वर्ब की मिस्टेक्स बच्चा सबसे ज्यादा वर्ब की मिस्टेक करता है क्योंकि वर्ब की मिस्टेक से सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है आप लोगों का और वर्ब की मिस्टेक से वर्ब भी जुड़ा हुआ है आप लोगों का। तो सबसे पहले अगर वर्ब को हम डिफाइन करें प्यारे बच्चों तो वर्ब कहते हैं आप किसी एक्शन को भी कह सकते हैं वर्ब, किसी स्टेट को भी कह सकते हैं आप, और किसी एक्सपीरियंस को भी आप लोग वर्ब कह सकते हैं, किसी एक्टिविटी को भी आप जो है वो वर्ब कह सकते हैं और किसी लिंक को भी आप लोग वर्ब कह सकते हैं। वर्ब की डेफिनेशन आप कुछ भी कह दें, एक्शन कह दें, स्टेट कह दें, एक्सपीरियंस कह दें, एक्टिविटी कह दें या लिंक कह दें, ये आप लोगों को वर्ब की डेफिनेशन में आएगा। बट जैसा कि देखें मैं कहता हूं आई एम अ टीचर। अब आई एम अ टीचर में एम हमारे पास अब ये लिंक है, सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के दरमियान एक लिंक है। अब देखिए लिंक वर्ब हमें लिंक दे रहा है, ठीक है। बट मैं कहता हूं आई हैव अ पिस्टल। आई हैव अ पिस्टल ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेट है आपके पास पिस्टल है, आपके पास एक स्टेट है स्टूडेंट्स, या आप इसे पोजेशन भी कह सकते हैं वैसे, लेकिन दोनों सेम मीनिंग में आते हैं। या मैं कहता हूं आई प्ले क्रिकेट। अब प्ले हमारे पास एक्शन है, तो देख लें जो वर्ब है वो एक्शन होगा, स्टेट होगा, एक्सपीरियंस होगा, एक्टिविटी होगा या लिंक होगा। अच्छा यहां तक तो चलो बेसिक बात है। अब जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो है रेफरेंस हमारे पास होते हैं तीन तरह के ट्रांजिटिव। एक होता है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब और एक हमारे पास होता है इंट्रांजिटिव वर्ब और एक हमारे पास होता है डियर स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव होता है, इसको हम अभी चल के इसके बात करेंगे। देखो यार बड़ी सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब से पहले बट देखें ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट तीन तरह की चीजें ऑब्जेक्ट ले सकती हैं। एक वर्ब, दूसरा प्रेपोजिशन और तीसरा हम पढ़ चुके हैं एडजेक्टिव टॉपिक में जेरेंट। जेरेंट ने भी ऑब्जेक्ट लिया था, याद करें आप लोग, रिकॉल करें। रेगुलरली स्मोकिंग अ सिगरेट, अब सिगरेट वहां पे जेरेंट का ऑब्जेक्ट है। खैर इसकी बात वो भी छोड़े, फिर हम इनकी बात करते हैं। ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट या तो वर्ब लेगा या प्रेपोजिशन लेगा। जब वर्ब के बाद नाउन आएगा तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा और जब प्रेपोजिशन के बाद नाउन होगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जब वर्ब के बाद नाउन होगा तो आप जनरली उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे और जब प्रेपोजिशन के बाद नाउन होगा तो जनरली आप उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। मैं बात रिपीट कर देता हूं अपने बच्चों के लिए। ऑब्जेक्ट दो तरह का होगा, या तो वर्ब के बाद होगा या प्रेपोजिशन के बाद। अच्छा जो प्रेपोजिशन, अच्छा ऑब्जेक्ट दो चीजें लेंगे, या वर्ब लेगा या प्रेपोजिशन लेगा। एक बात होता है ऑब्जेक्ट या नाउन होगा या नाउन के इक्वल होगा, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट या तो वर्ब लेगा या प्रेपोजिशन लेगा। जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे और जब प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होगा तो आप उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ये जनरली ऐसे होता है, आप लोगों के लेवल के लिए बात मोर देन इनफ। बट जैसे कि देखें मैं कहता हूं आई मेक टी। अब बताओ आई क्या मेरे पास सब्जेक्ट, मेक क्या है वर्ब, टी क्या है ऑब्जेक्ट और किसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब बताएं कि मेक यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। इतना बताना चार्ट में कि मेक हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। मेरा बच्चे, जो बच्चे मेरा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं वो जिंदगी भर कामयाब नहीं होंगे। जो कोई बच्चा अगर मेरे लेक्चर रिकॉर्ड करता है तो वो जिंदगी भर धक्के खाएगा, जलीलो रुसवा होगा, कामयाब नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आप लोगों को।
इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं करता। जी बोल हो गया। बट मैं कहता हूं शी प्लेज क्रिकेट। अब ये क्या है? शी प्लेज क्रिकेट। अब बताओ ये ट्रांसिटिव वर्ब है या इंट्रांसिटिव वर्ब है? इतना बता दे मुझे। शी प्लेज क्रिकेट ये ट्रांसिटिव वर्ब है या ये इंट्रांसिटिव वर्ब है? देखिए शी आपका सब्जेक्ट है, प्ले आपका वर्ब है और क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है। अच्छा, अब मैं कहता हूं डियर स्टूडेंट्स शी गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल। अब बताओ शी गोज टू स्कूल। अब बताओ ये स्कूल ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन बताओ ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है या ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है? अल्फा का ऑब्जेक्ट है या बीटा का ऑब्जेक्ट है? पहले तो ये बता दे। वेरी गुड। स्कूल किसका ऑब्जेक्ट है? स्कूल प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब वर्ब अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा, तो शी गोज टू स्कूल। ये गोज जो है ये यहाँ पे कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, अब देखो मैं कहता हूं आई एम वेटिंग। अब आई एम वेटिंग, अब इनको तो फॉर द बस कर दो, फॉर द बस कर दो, फॉर द बस। अब फॉर द बस को उड़ा भी दो। अब आई एम वेटिंग कौन सा वर्ब है बताओ? ट्रांसिटिव है या इंट्रांसिटिव है? ऑब्जेक्ट है लेकिन वो प्रेपोजिशन क्या है? तो वेटिंग यहाँ पे इंट्रांसिटिव वर्ब है और वेटिंग होता है इंट्रांसिटिव वर्ब है। ये देखें, ये बात समझाने की ये नहीं है, बात आगे समझाने की है। मतलब ये तो बड़ी बेसिक सी बात हो गई ना। ये हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब है। जी डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं हमारे पास एक होता है जी। अच्छा, मैं पहले आप लोगों को ये डिफरेंस बता दूं, उसके बाद हम फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर पर जाएंगे। मेरा बेटा ऐसे राइटिंग में ग्रामर की करेक्शन में या वन पेपर एमसीक्यू में वो आप लोगों को उलझाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ पेयर्स पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पेयर्स हैं ये पेयर्स। अब कुछ पेयर्स पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब में आप लोगों को फर्क बताएंगे। बट जैसे कि देखें हमारे पास एक वर्ड है राइज और दूसरा हमारे पास एक वर्ड है रीच। रीच दोनों का मीनिंग सेम है। राइज हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब है और रीच हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है। राइज इंट्रांसिटिव वर्ब है, रीच हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब है। जैसे कि देखें आई रीच्ड स्कूल होगा, बट आई अराइव्ड स्कूल गलत होगा, या आई अराइव्ड एट स्कूल होगा। आई रीच स्कूल, रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी क्योंकि रीच हमारे पास पॉजिटिव वर्ब है। अराइव के बाद प्रेपोजिशन आएगा, अराइव हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब। आई रीच स्कूल पॉजिटिव और आई अराइव एट स्कूल होगा। बेटा बात समझ आ गई ना? अब जब आप लोग ऐसे राइटिंग करेंगे तो इस चीज का आप लोग ख्याल करेंगे। रीच और अराइव, देखिए लिटिल थिंग्स मेक ग्रेट। ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों के, देखें मैं आपको बात बता दूं, ऐसे राइटिंग में देखिए सबसे अहम चीज हमारे आर्गुमेंट्स होते हैं, लेकिन आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज का बंदा बैठा होता है उसको ग्रामर पे भी फुली कमांड होती है। ग्रामर पे उसको फुली कमांड होती है। बेशक आपके आर्गुमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, लेकिन अगर आपके आर्गुमेंट्स भी साउंड है और आपकी ग्रामर भी अच्छी है तो आप आराम से 60 प्लस मार्क्स जो है ना, आप आराम से 60 प्लस मार्क्स ले सकते हैं इजीली इस अप्रोच से। अच्छा, अब हम आगे चल रहे हैं। तो आगे हमारे पास वर्ड है से और टेल। से और टेल में सेम, जो से है ये हमारे पास इंट्रांसिटिव वर्ब है और जो टेल है ये हमारे पास ट्रांसिटिव वर्ब। अब आई टोल्ड टू यू, बताओ सेंटेंस ठीक है या गलत है? आई टोल्ड टू यू सेंटेंस ठीक है या गलत है? ये बता दे पहले जी। आई टोल्ड टू यू सेंटेंस ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस है क्योंकि टोल्ड एक ट्रांसिटिव वर्ब है, तो आई टोल्ड यू होगा। अच्छा, अब क्या होगा बताओ? आई सेड यू होगा या आई सेड टू यू? अल्फा होगा या बीटा होगा? अंडरस्टूड सी बात है।
आई सेड यू गलत होगा, आई सेड टू यू होगा, क्योंकि सेड हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता। गुड हो गया। इसी तरह डियर स्टूडेंट हमारे पास एक और वर्ड है, एक है राइज। राइज और रेज। भाई देखो, राइज आप लोगों के पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, रेज आप लोगों के पास ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो, शी रेज्ड हर हैंड। देखें, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखें, राइज, राइज ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और रेज आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है। राइज के बाद देखिए ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे, अब यूं नहीं करते सन राइजेस ईस्ट, गलत होगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट होगा। भाई बात समझ आ गई ना, राइज और रेज का डिफरेंस आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा जी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेयर जो बच्चे अक्सर जिनमें ब्लेंडर कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास फॉल। इसको समझिए आप लोग, फॉल, फॉल, फेल, फॉलन और फॉलिंग इसकी फोर्थ फॉर्म होगी। फॉल, फेल, फॉलन। फॉल फर्स्ट फॉर्म, फेल सेकंड फॉर्म, फॉलन थर्ड फॉर्म और फॉलिंग इसका एंड फॉर्म। और दूसरा हमारे पास वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, वो है फेल फर्स्ट फॉर्म और फेल्ड सेकंड फॉर्म और फेल्ड थर्ड फॉर्म और फेलिंग आपके पास आईएनजी फॉर्म। अब देखिए इस्तेमाल, देखिए ये वो पेयर्स हैं जो पेपर में भी एग्जामिनर पूछता है, और आप ये पेयर्स 99% आप लोग भाई आप लोग अपने ऐसे राइटिंग में लिखते हैं। आप कभी अपने ऐसे राइटिंग उठाए, ये सारे पेयर्स आप लोग लिखेंगे, लेकिन आप सारे गलत लिखेंगे। अब फॉल, फेल, फॉलन या फॉलिंग जी आपके पास इंट्रांजिटिव वर्ब है, और फेल देखिए फॉल का मतलब होता है गिरना, फेल, फेल्ड, फेल्ड, फेलिंग ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब है, और फेल का मतलब होता है गिराना। अब देखो, he felt to his opponents या he felt his opponents, क्या होगा? he felt to his opponents होगा, he felt good, he felt his opponents होगा, क्योंकि ये आप लोगों के पास पॉजिटिव वर्ब है प्यारे बच्चों। और दूसरा है, देखो बेटा देखो, the rain was, बताओ क्या होगा, falling या falling on the leaves, क्या होगा? the rain was falling या the rain was falling on the leaf। अंडरस्टूड सी बात है, the rain was falling on the leaf। अब देखें इसके बाद भी आप लोगों ने प्रेपोजिशन दी है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन मेरे बच्चों ने इस्तेमाल किया है। तो मेरे बेटा देखें कि कितना चीजें, ये आप लोगों को शायद वर्ड्स बड़े छोटे से वर्ड्स लिखते हैं, लेकिन देखें ये बड़े अपने अंदर इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी ली हुई है। और सबसे अहम बात मेरा बेटा, आप लोग मुझे एक बात के लिए अप्रिशिएट करें कि भाई आप लोगों को जोर ही नहीं लग रहा, इतना सिंपल करके यार मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मतलब कि बिल्कुल आप 5वीं क्लास के बच्चा भी बिठा देना, वो भी कहेगा कि यार सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं। ऐसे है कि नहीं बताएं, मतलब कि कोई मतलब बातें आप लोगों को अगर लगे कि यार ये बातें बहुत मुश्किल है, तो आप लोग मुझे बता देगा। देखो सिर्फ एक बच्ची तारीफ कर रही है बस, और उसकी मैंने कल डांटा था, इसको ये डर है कि सर आज फिर ना डांट दें, बाकी सारे यार कोई एवे हो यार, कोई एवे हो यार। आप मेरे ख्याल में तमाम लड़के हैं और वो मर्द हैं जिनकी शादी को 15-15 साल हो गए हैं, और उनकी बेगम जितनी मर्जी प्यारी होके उनके सामने आ जाए, उन आपको उसने प्यारा नहीं लगना। मेरे ख्याल में आप लोगों की वो हालत हो चुकी है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एक वर्ड है लाई। देखें, लाई, ले, लेन और लाइन, इसका मतलब होता है पड़े रहना, पड़े रहना। और ये आपके पास
इंट्रांजिटिव वर्ब है, और एक वर्ड हमारे पास लेट, लेट, लेट और लैंड, और ये हमारे पास प्यारे बच्चों ट्रांजिटिव वर्ब है। इसका मतलब होता है अंडे देना, अंडे देना। अब देखो दी हैन क्या होगा, लेन एग्स होगा या दी हैन लेड एग्स, क्या होगा, दी हैन लेन एग्स होगा या दी हैन लेड एग्स होगा। अंडरस्टूड सी बात है भाई, दी हैन लेड एग्स। ओ भाई पार्टिसिपेट करो यार। देखो लेन तो हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, लेकिन लाई ले लेन लाइन ले लेट ले लेन। अब बताओ क्या होगा, आई वाज लेइंग ऑन बेड होगा या आई वाज लॉइंग ऑन बेड होगा, क्या होगा, आई वाज लेइंग ऑन बेड होगा या आई वाज लॉइंग ऑन बेड होगा। भाई लेइंग गलत होगा, तो लेइंग तो भाई ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका मतलब एंड देना होता है, तो आई वाज लॉइंग ऑन बेड होगा। प्यारे बच्चों ये थे वो पेयर्स जिन पेयर्स ने आप लोगों को डिस्टर्ब करना था, तो मैंने आप लोगों को इसकी कंप्रीहेंसिवली अंडरस्टैंडिंग जो है वो दे दी है। गुड हो गया जी। अच्छा अब ट्रांजिटिव के हवाले से लास्ट बात है, ट्रांजिटिव के हवाले से, और वो है हमारे पास प्यारे बच्चों कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। बट पहली बात तो ये देख लें कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव जो होते हैं वो आप इन्हें जो है सेकेंडरी प्रेडिकेट भी कहते हैं, सेकेंडरी प्रेडिकेट भी कहते हैं, सेकेंडरी प्रेडिकेट भी कहते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव को। और सिंपल, जब आप लोग अपने ऑब्जेक्ट को पोस्ट मॉडिफायर्स देते हैं, बट देखिए एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, मैंने उसी में बताया था एडजेक्टिव या तो नाउन से पहले आते हैं या नाउन के बाद आते हैं। जब आप अपने ऑब्जेक्ट के बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दें, देखें आई लव अब ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन तो है लेकिन वो उससे पहले आ रही है, यह लोगों को सिंपल एक ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन उसके बाद जाके दे रहा हूं तो उसे आप कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहते हैं। वो कैसे, हमारे पास एग्जांपल है कि द समर बर्न्ड द कैनॉल्स ड्राई, दिस समर बर्न्ड द कैनॉल्स ड्राई, दिस समर बर्न्ड द कैनॉल्स ड्राई। प्यारे बच्चों अब देखें, दिस समर बर्न्ड द कैनॉल्स ड्राई। अब देखें ड्राई क्या है, ड्राई कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ड्राई सिंबल क्या है, आपके ऑब्जेक्ट की एक्सप्लेनेशन है। अब ये कौन सा ट्रांजिटिव है, अब ये ना ट्रांजिटिव है ना इंट्रांजिटिव है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है। और बात सुन लें, जब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव आ जाए तो वो वाला सेंटेंस भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। देख लें आप लोग, इतनी जबरदस्त बात है आप लोग। जैसे कि देखें, फिर देखें, अल्लाह क्रिएट्स ऑल men इक्वल। अब देखें अल्लाह सब्जेक्ट है, क्रिएट्स वर्ब है, मैन ऑब्जेक्ट है, लेकिन देखिए अब उसकी एक्सप्लेनेशन आगे दी हुई है, तो अल्लाह क्रिएट्स ऑल men इक्वल। अब आपके पास बताओ ये कौन सा ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है या कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव है, कौन सा बताओ भाई, ए बी सी, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव या कॉम्प्लेक्स। गुड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। बड़े याद देखो मैं कहता हूं आई पेंटेड द हाउस, आई पेंटेड द हाउस ग्रीन, आई पेंटेड द हाउस ग्रीन। अब ये कौन सा है बताओ, कौन सा है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव या कॉम्प्लेक्स। गुड, इट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव को लेके। अच्छा अब देखिए आगे आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट इस्तेमाल बता रहा हूं। देखें रेकमेंड का इस्तेमाल वेरी डेंजरस है, जो आप लोगों ने करना है बताओ,
रिकमेंड का इस्तेमाल आप लोग करते हैं या नहीं करते? अपने ऐसे राइटिंग में करते हैं ना रिकमेंड का इस्तेमाल? रिकमेंड का इस्तेमाल करते हैं ना? अब देखो रिकमेंड का इस्तेमाल आप लोग तमाम गलत करते हैं। और भाई रिकमेंड के लिए अगर आप इसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन दे रहे हैं तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर रिकमेंड के बाद ऑब्जेक्ट आप थिंग दे रहे हैं तो ये ट्रांजिटिव है। क्या याद करोगे यार, क्या याद करो? देखो शी रिकमेंडेड मी होगा या शी रिकमेंडेड टू मी होगा? अल्फा बीटा है ये बता दो। शी रिकमेंडेड मी होगा या शी रिकमेंडेड टू मी होगा? भाई अब आप लोग देखिए, और मार कर दिया आपने ताहिर हमीद, मार कर दिया आप लोगों ने। आपका पर्सन आ रहा है, जब रिकमेंड के बाद पर्सन आएगा तो फिर ये आप लोगों का अब इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो शी रिकमेंडेड मी गलत है, शी रिकमेंडेड टू मी होगा। अगर आप थिंक देंगे तो फिर ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। जैसे देखें शी, अब बताओ रिकमेंडेड अ बुक होगा या शी रिकमेंडेड टू अ बुक होगा? क्या होगा? शी रिकमेंडेड अ बुक होगा या शी रिकमेंडेड टू अ बुक होगा? क्या होगा बताओ चैट में, अल्फा होगा या बीटा होगा? अब अल्फा होगा, शी रिकमेंडेड अ बुक होगा। सिंपल सी बात है यार, जब रिकमेंड और पर्सन के दरमियान टू आएगा, रिकमेंड और थिंग के दरमियान कुछ भी नहीं आएगा। अब रिकमेंड और पर्सन के दरमियान क्या आएगा? टू आएगा। रिकमेंड और थिंग के दरमियान कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हो गया। बट देखें 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 देखें, शी ऑफर्ड मी मनी बट आई रिफ्यूज्ड इट। बेटा और से सुन लें ये सेंटेंस, और से सुन लें। शी ऑफर्ड मी मनी बट आई रिफ्यूज्ड इट। आई आस्क्ड हर टू हेल्प but she refused। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। she offered me money but I refused it। मेरा बेटा जब रिफ्यूज का मतलब नॉट एक्सेप्ट थिंग होगा, दोबारा बता रहा हूं, जब रिफ्यूज का मतलब टू नॉट एक्सेप्ट अ थिंग होगा तो फिर आप इसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे। अब बताओ आप किसी चीज को रिफ्यूज कर रहे हैं ना, बताओ पहले सेंटेंस में आप किसको रिफ्यूज करने बताए? आप मनी को रिफ्यूज कर रहे हैं ना। ओ भाई बताओ यार, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। यानी आप लोग अपना काम देखिए। She offered me money but I refused it। आप कोई चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब आप कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो रिफ्यूज फिर अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। और जब आप कोई प्रपोजल रिफ्यूज करेंगे तो फिर आप उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। आई आस्क्ड हर टू हेल्प बट शी रिफ्यूज्ड। अब देखिए, अब इसमें आप कोई चीज रिफ्यूज नहीं कर रहे, आप एक प्रपोजल रिफ्यूज कर रहे हैं, आप एक सजेशन रिफ्यूज कर रहे हैं, ऐसे है ना भाई। तो मेक श्योर जब रिफ्यूज आप किसी थिंग को करेंगे तो रिफ्यूज अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। और जब आप रिफ्यूज जो है वो किसी प्रपोजल को करेंगे तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो मेरे बेटा था, ये थी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को वर्ब की, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ब। अच्छा, गो की मैंने बात पहले कर दी थी। देखो डियर स्टूडेंट, आप जब भी गो के साथ प्लेस देंगे तो आगे टू, और जब गो के बाद एक्टिविटी होगी तो आगे आप आईएनजी देंगे। जैसे देखें, शी गोज टू
स्कूल होगा, बट शी गोस डांसिंग होगा, शी गोस टीचिंग होगा, शी गोस स्विमिंग होगा। सिंपल सी बात है। गो के बाद जब प्लेस होगी तो फिर टू लगाएंगे, शी गोस टू स्कूल, शी गोस टू मार्केट वगैरह वगैरह। बट गो के बाद जब कोई एक्टिविटी होगी तो फिर आगे आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आई एन जी फॉर्म का आप लोगों ने क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट आगे। आगे देखो जरा होता है क्या आप लोगों को। देखें आप लोग पढ़े यूज टू, यूज टू। फ्रेंड्स यूज टू के 3 यूजेस हैं। देखें मैं कहता हूं आई यूज टू गो टू स्कूल, बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूं आई वाज यूज टू, अब होगा गोइंग टू स्कूल। बट मोबाइल्स आर यूज टू कम्युनिकेट। अब ये 3 सेंटेंसेस हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है। पहली बात है यूज टू कहते हैं डियर स्टूडेंट्स दिस, पहले 2 सेंटेंसेस में दिस कंटिन्यूड हैबिट को यूज टू कहते हैं। दिस कंटिन्यूड हैबिट, जब आप कोई डिसकंटिन्यूड हैबिट बात करते हैं तो फिर आप यूज टू का इस्तेमाल। देखो डियर स्टूडेंट्स आई यूज टू गो टू स्कूल, बट जब आप कोई यूज टू से पहले कोई लिविंग इस्तेमाल करते हैं, लिविंग अपना सब्जेक्ट लेके आते हैं और उसके दरमियान आप लोग कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से, बी वाले। अभी मैंने कल बताया था इज एम आर फर्स्ट फॉर्म है, वाज वर्ड सेकंड फॉर्म है और बीन थर्ड फॉर्म है। अगर आप लिविंग यूज टू और सब्जेक्ट के दरमियान बी वर्ब नहीं देते तो फिर यूज टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यूज टू और लिविंग के दरमियान बी वर्ब दे रहे हैं, अब देखिए आई वाज, अब बी वर्ब आ रहा है, अब आई वाज यूज टू, अब यूज टू के बाद आप आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। आई यूज, जैसे देखें शी यूज टू स्विम होगा, बट शी वाज यूज टू, अब क्या होगा, अब होगा शी वाज यूज टू स्विमिंग होगा। ओके, अब लिविंग यूज टू और बी वर्ब आगे जर्नल होगा, शी यूज टू, अब आप बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अब आगे देखें, आगे रेस्टोरेंट ये बात है कि भाई अब मोबाइल्स आर यूज टू कम्युनिकेट। जब आप यूज टू के साथ थिंग इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके साथ बी वर्ब के बगैर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, बी वर्ब देंगे। मोबाइल्स आर यूज टू, अब आप थिंग्स के लिए आप बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, थिंग्स के लिए आप लोगों ने बेस फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। मेरे बेटा सेंटेंस समझ आ गया आप लोगों को? मैं आप इसके ऊपर आप लोगों से एक टेस्ट ले लेता हूं, चलिए अभी पता चल जाता है। My sister used to live, yeah, used to live in Multan and still she is not used to live या living। ठीक है जी, ठीक है। My mother used to live, yeah, my sister used to live a living in Multan and still she is not used to live a living। ठीक है शाबाश, जल्दी से ठीक है, बता दें कैसे ठीक होगा सेंटेंस आप लोगों को। जल्दी करो भाई, इतना टाइम नहीं है। वेरी गुड अलीना अली, अलीना अली जबरदस्त। अलीना क्या कह रहे हैं? अलीना ये 4 तोले सोना आपके नाम। बेटा लेट के बाद ना, लेट के बाद एक तो ऑब्जेक्ट देंगे, दूसरा इस तरह टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन लेट वी गलत है, लेट ही गलत है। क्या होगा, लेट अस होगा या लेट हिम होगा। और
लेट मी स्पीक होगा, लेट मी टू स्पीक नहीं होगा। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, दूसरे के साथ टू भी नहीं आएगा। ये थी। ये फ्रेंड्स आप लोग देखें नीड और डेयर को, नीड और डेयर को, नीड और डेयर ये दोनों के दोनों ये दो काम करते हैं। ये मेन वर्ब का भी काम करते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। मेन वर्ब का भी काम करेंगे और ये स्टूडेंट्स ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगे। अब जैसे कि देखें, अगर ये मेन वर्ब का काम करेंगे ना तो नॉट के बाद आएंगे। नॉट को समझिए, नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब से पहले आता है। बड़ी सिंपल सी बात। नॉट निशानी बता रहा हूं ना कि नीड और डेयर ये मेन वर्ब भी है और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। अब निशानी है मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब की कि हेल्पिंग वर्ब जो है हमेशा नॉट के नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा और नॉट मेन वर्ब से पहले होगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और मेन वर्ब से। जैसे कि देखो ना, आई डू नॉट प्ले। अब नॉट है, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है और मेन वर्ब से पहले आ रहा है। अब यूज ये है कि जब भी नीड हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करेगा तो अपने साथ ही बेस फॉर्म लेगा। सिंपल सी बात है। और जब मेन वर्ब का फंक्शन करेगा तो अपने बाद ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेगा। नीड और डेयर जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो अपने साथ बेस फॉर्म लेंगे अपने बाद, और जब ये मेन वर्ब का फंक्शन करेंगे तो ये अपने साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेंगे। बेटा जैसे कि देखें, आई नीड नॉट टू प्ले होगा या आई नीड नॉट प्ले, क्या होगा? अल्फा बीटा, आई नीड नॉट। वेरी गुड हो गया जी। देखो अब नीड आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, क्यों? क्योंकि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रहा है। अब अच्छा अब क्या होगा? आई डू नॉट नीड प्ले होगा या आई डू नॉट नीड टू प्ले। अब क्या होगा? आई डू नॉट नीड प्ले होगा या आई डू नॉट नीड टू प्ले हो, क्या होगा? अब आप करेंगे आई डू नॉट नीड टू प्ले। जब मेन वर्ब के तौर पे आएंगे तो फिर ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे। अब भाई कुछ पल्ले पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा? एंजॉय कर रहे हैं? देखिए कितना सिंपल तरीके से आप लोगों को मैं समझा रहा हूं यार। आप लोग मानते नहीं हो यार उस्ताद को, बस तंग करते हो उस्ताद को, तंग करते रहते हो उस्ताद। जी अब वर्ब का सबसे अहम टॉपिक अब आने लगा, सबसे अहम टॉपिक। और तवज्जो से मेरे बच्चों ने तवज्जो से अटेंशन से बैठना है। देखो प्यारे बच्चों, आज अब मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को CAUSATIVE पॉजिटिव वर्ब। या आज मैं अपने बच्चों को पॉजिटिव वर्ब पढ़ा रहा हूं। मिसरुद्दीन मेरी जान माइक ऑफ कर लो अपना यार, क्यों मेरा बीपी हाई करते हो यार? लोग मुझे कहते हैं यार तनवीर आप शादीशुदा भी नहीं हो फिर भी आप बीपी हाई रहता है। मैंने कहा यार मैं टीचर हूं, बीरों से ज्यादा बीपी आप लोग हाई करते हैं मेरा, बता रहा हूं आप लोगों को जी। तो फर्स्ट वर्ब
देखो मेरे बेटे, पॉजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कॉज बनता है किसकी, काम करवाने की, कैसे, एक और वर्ब। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो एक और वर्ब से काम लेता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब होगा उस सेंटेंस में एक और वर्ब भी होगा। या यहां तक बात समझ आ गई? बताएंगे चैट में। यहां तक बात समझ आ गई है, चैट में बताएंगे। जैसे देखो मेरे पास कॉन्सेप्ट में है क्या, मेक है, लेट है, हैव है, गेट है और हेल्प है। अब बताओ, मैं कहता हूं आई हेल्प हिम। अब बताओ ये कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब है या आम वर्ब है कोई? आई हेल्प हिम ये कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब है या ये आम वर्ब है, ये बता दे। आई हेल्प हिम ये पॉजिटिव वर्ब है या आम वर्ब है? जल्दी बताओ यार, ये पॉजिटिव वर्ब है या कोई आम वर्ब है? आई हेल्प हिम, वेरी गुड, ये एक आम वर्ब है। इसे ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं, कॉमन वर्ब नहीं कहते, इसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। इसका जॉर्गन ये, आप लोगों को जॉर्गन से कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं आई हेल्प हिम प्ले। अब यहां पे हेल्प कौन सा वर्ब है? अब यहाँ पे हेल्प कौन सा वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है या ऑर्डिनरी वर्ब? अब ये पॉजिटिव वर्ब है। वही तो बात मैंने आप लोगों को बताई है स्टूडेंट्स। अच्छा, नौशेरवान और नाश्ता, नौशेरवान और नाश्ता, ये क्लास के बाद दोनों बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। चलो जी, पॉजिटिव वर्ब को डिफाइन कर लिया हमने कि पॉजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो एक और वर्ब से काम करने की काज बनता है। इसका मतलब है कि जब पॉजिटिव वर्ब होगा तो सेंटेंस में एक और वर्ब भी होगा। हमारे पॉजिटिव वर्ब 5 तरह के होते हैं, मेक, लेट, हैव, गेट और हैव। अब बारी बारी इनको पढ़े। देखो रेफरेंस, मैं कहता हूं आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश द शूज, और दूसरा मेरे पास सेंटेंस है आई सॉरी माई सर्वेंट इज मेड टू पॉलिश द शूज। मैं पहले बता रहा हूं, रिपीट नहीं करूंगा, कोई बड़ा लंबा टॉपिक है ये, मैं रिपीट नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूं, इसलिए बी अटेंटिव, आई नीड योर फोकस। पहला सेंटेंस है आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश द शूज। देखिए अब यहां पे मेक पॉजिटिव वर्ब है, यहां पे भी मेड पॉजिटिव वर्ब है। देखें पैसिव वॉइस की निशानी ये है कि पैसिव वॉइस जब होता है ना तो आप इफ, एम, आर या वाज वर्ब के बाद जब भी थर्ड फॉर्म लगेगी तो स्ट्रक्चर आप आंखें बंद करेंगे कि यार ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, इफ, एम, आर या वाज वर्ब के बाद आप जब भी थर्ड फॉर्म देखेंगे आप आंखें बंद कर लेंगे कि ये एक पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। अब देखो, अब मेक एज अ पॉजिटिव वर्ब जब एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होगा तो अपने साथ बेस फॉर्म लेगा। बेस फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई हुई है। अब देखें, आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश द शूज, और जब वही मेक पैसिव वॉइस के तौर पे इस्तेमाल होगा एज पॉजिटिव वर्ब तो वो अपने बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, माई सर्वेंट। अब देखें, अब इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगा? मेक के बाद जो सर्वेंट है ना, ये सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। आई मेक माई सर्वेंट पॉलिश द शूज, अब मेक के बाद जो माई सर्वेंट है ये सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी। देखें, आई मेक माई सर्वेंट ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, बताओ। आई मेक माई सर्वेंट ऑब्जेक्ट है ना यार, बताओ यार।
आई मेक माई सर्वेंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? अब देखो, माई सर्वेंट पॉलिश द शूज, माई सर्वेंट पॉलिश द शूज, अब क्या है ये? अब ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? माई सर्वेंट पॉलिश द शूज, अब ये सब्जेक्ट है कि नहीं है? अब ये सब्जेक्ट है। तो मेक श्योर कि जब मेक के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। अब जब इस पैसिव बनाएंगे तो आप इसको उठा के पहले ले आएंगे, बाकी स्ट्रक्चर आपको वही होगा। तो माई सर्वेंट इज मेड, अब हम पॉलिश नहीं कर सकते। माई सर्वेंट इज मेड टू पॉलिश द शूज। मेरे बेटा बात समझ आ गई है? मेक एज अ कॉस्टिव वर्ब अपने बाद बेस फॉर्म लेगा। मेक एज अ कॉस्टिव वर्ब एक्टिव वॉइस अपने बाद बेस फॉर्म लेगा, और मेक कॉस्टिव वर्ब एज अ पैसिव वॉइस अपने बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लेगा। मेरे बच्चों को बात समझ आ गई है ना? बताएंगे चैट में, बताएंगे चैट में। बेटा हर बच्चा बताएगा यार, हर बच्चा बताएगा कि ये बात समझ आ गई है या बात समझ नहीं आई। बेटा मैंने तमाम बच्चों से पूछा है, मैं आपको अगेन कह रहा हूं। गुड हो गया। अच्छा फिर बेटा, जो काम जो स्ट्रक्चर मेक का है ना, वही स्ट्रक्चर लेट का है। जो स्ट्रक्चर मेक का है वही, अब लेट का क्या मतलब? लेट एज एन एक्टिव वॉइस बेस फॉर्म, एज एन पैसिव वॉइस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि देखें, आई लेट माय सर्वेंट, अब होगा पॉलिश होगा या टू पॉलिश माई शूज, क्या होगा आपको बताएंगे? आई लेट माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज या लेट माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज, क्या होगा? अल्फा होगा बीटा होगा? वेरी गुड। अच्छा अब अगर मैं कहता हूं माई सर्वेंट इज लेट, अब बताओ लेट पॉलिश होगा या लेट टू पॉलिश माई शूज? वेरी गुड मारिया। जो स्ट्रक्चर मेक का है वो स्ट्रक्चर लेट का है। क्लियर? गुड हो गया जी। देखिए 2 मिनट भी लगे, मेक और लेट मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब हम आते हैं को हैव की तरफ आते हैं। देखो मेरा बेटा, हैव एज अ कॉस्टिव वर्ब, देखो प्यारे बच्चों, जब हैव के बाद पर्सन होगा तो आप बेस फॉर्म देंगे, और जब हैव के बाद थिंग होगी तो फिर आप थर्ड फॉर्म देंगे। क्या बात है जी। और जब हैव के बाद पर्सन होगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा, और जब हैव के बाद थिंग होगी तो वो पैसिव वॉइस होगी। एक नेचुरल स्ट्रक्चर है इनका। लेकिन जब हैव के बाद पर्सन होगा तो ऑटोमेटिकली एक्टिव वॉइस होगा और आगे आप बेस फॉर्म देंगे, और जब हैव के बाद थिंग होगी तो ऑटोमेटिकली पैसिव होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म देंगे। अब देखो मैं कहता हूं आई हैव माई सर्वेंट, टू पॉलिश होगा या पॉलिश माई शूज, क्या होगा? आई हैव माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज होगा, या आई हैव माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज, क्या होगा? ओ भाई जल्दी बताओ यार, तो पनवेल निकलना है। आई हैव माई सर्वेंट, सिंपल सी बात है भाई, पर्सन आया हुआ है। आई हैव माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज। अब देखिए मैं कहता हूं आई हैव माई शूज, टू पॉलिश होगा या पॉलिश होगा या पॉलिश्ड होगा। आई हैव माई शूज टू पॉलिश बाय माई सर्वेंट या पॉलिश बाय माई सर्वेंट। आई हैव माई शूज, पॉलिश्ड होगा, अल्फा होगा बीटा होगा। वेरी गुड, चार्ली विल बी अ राइट आंसर, क्योंकि अब हैव के बाद थिंग आ रहा है और आप थिंग के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कैसा भाई बताओ, सिंपल है कि नहीं है यार? सिंपल है कि नहीं है भाई? बहुत सिंपल बातें हैं यार, ऐसे आप लोग इसमें परेशान थे यार, ग्रामर बहुत मुश्किल है। ग्रामर मुश्किल नहीं है, और लिख लो, ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम। अब देखो, आई हैड माई सर्वेंट, पॉलिश होगा
टू पॉलिश होगा या पॉलिश्ड माय शूज, क्या होगा? आई हैड माय सर्वेंट पॉलिश माय शूज, टू पॉलिश माय शूज या पॉलिश माय शूज। अल्फा बीटा चार्ली, आई हैड माय सर्वेंट। इकराम बंदर कहीं के और बंदर कहीं के, अब हैड भी हुई, हैव, हैड और हैड। वेरी गुड। ओ भाई मैंने सिंपल उसकी फॉर्म चेंज कर दी है। फॉर्म चेंज करने से उसकी कॉन्स्टिट्यूटिव में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो अब हैड माय सर्वेंट पॉलिश माय शूज होगा। दिस वाज द मोस्ट टेक्निकल एमसीक्यूज ऑफ पॉजिटिव वर्ड कि बच्चा इधर आके फंस जाता है, हैड को देख के बच्चा आगे थर्ड फॉर्म लगाएगा, लेकिन मेरे बच्चे कहेंगे नहीं, हम तो सर तनवीर के स्टूडेंट्स हैं, हम तो लर्न विद बिलाल पाशा प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। मेरा बेटा पॉलिटिकल साइंस बाय सर वकास नवाज, इनसे अच्छा कोई टीचर नहीं है। जिस बच्चे ने सीएसएस, मेरी बात आप लोग जी सुन, मैं क्या बात कर रहा था कि पॉलिटिकल साइंस बाय सर वकास नवाज फॉर सीएसएस पीएमएस, भाई पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी चले जाएं, इनसे बेहतर टीचर कोई भी नहीं है। तो वो तमाम बच्चे जिन्होंने पीएमएस या सीएसएस के लिए पॉलिटिकल साइंस का सेशन लेना है, तो डू कंटेक्ट एट लर्न विद बिलाल पाशा प्लेटफॉर्म। 2 नंबर है, मेरा नंबर भी है 780849 या 0300 12 12 264। आज भी डेमो है, मैं लिंक भेज दूंगा, आज भी डेमो क्लास है। भाई आंखें बंद करके सेशन लें। आप लोगों ने मुझे दुआएं ना दी तो फिर कहना। ग्रामर वाले बच्चों याद रख लो, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ और सिर्फ लर्न विद बिलाल पाशा प्लेटफॉर्म पे सर वकास नवाज के साथ सीएसएस पीएमएस, और ये कांटेक्ट नंबर है मेरा वाला है और ये हमारे लर्न विद बिलाल पाशा का ऑफिशियल नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे। तो आज भी डेमो क्लास है, आज मैं आप लोगों को ग्रुप में लिंक सेंड कर दूंगा, डेमो क्लास भी लाजमी लेने हैं और आप लोगों ने ये सेशन भी लाजमी लेना है। चलो मैंने कहा कि यार कैंपेन भी कर लेते हैं, मैं जो है ना सर वकास से ना मैं उससे कमीशन ले लूंगा, मैं कहूंगा भाई मैं आपकी मैं कैंपेन कर रहा हूँ, चलो भाई 10 से 50-50 करते हैं यार। तो ठीक है जी, और ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। मालूम है जी, गुड हो गया। अच्छा अब हम आगे चल रहे हैं। अच्छा आगे अब हम ऐड की बात हमने कर ली है, ऐड की बात हमने कर ली है रे स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे किसकी? गेट की। गेट का क्या थोड़ा सा अपोजिट है, गेट एज अ पर्सन 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लेगा बस, और गेट एज अ थिंग थर्ड फॉर्म लेगी। ये अगेन एक्टिव वॉइस और ये अगेन पैसिव वॉइस। गेट एज अ पर्सन 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लेगा और गेट एज अ थिंग थर्ड फॉर्म लेगी, वही एज एक्टिव वॉइस, पर्सन एज एक्टिव वॉइस और थिंग एज अ पैसिव वॉइस होगा। देखो 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 देखो, आई गेट माय सर्वेंट टू पॉलिश होगा, पॉलिश होगा या पॉलिश माय शूज, क्या होगा? I get my servant to polish या polished my shoes, क्या होगा भाई? I get, very good, get as a person to polish होगा। Get as a thing, third form, I get my shoes, अब क्या होगा? to polish होगा या पॉलिश होगा या पॉलिश्ड होगा। I get my shoes to polish होगा, पॉलिश होगा या पॉलिश्ड होगा। I get my shoes polished by servant।
अच्छा, ये था हमारी देखिए बड़ी सिंपल तरीके में, देखिए मैं आपको बता दूं, वर्ब का सबसे मुश्किल टॉपिक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, बट बिलीव मी आप लोगों को क्लैपिंग करनी चाहिए, जिस तरह मैंने आप लोगों को सिंपलीफाई करके दिया है ना, बड़े फॉरेन राइटर्स ने चैप्टर पूरे चैप्टर लिख मारे हैं यार, फिर भी इतने मुश्किल से आप उनका आइडिया ग्रैस्प कर पाते हैं। कोई बच्चा एक्सरसाइज कर ले, देख ले, किसी एक बुक से पढ़ ले, लग तो जाएगा। इतना सिंपल करके मैंने आप लोगों को करवाया है ना कि आप लोग पढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास मेक भी हो गया, लेट भी हो गया, हैव भी हो गया, गेट भी हो गया। अब हमारे पास लास्ट बच रहा है हेल्प। हेल्प का टॉपिक हमारे पास लास्ट वर्ड बच रहा है। अब देखो मैं कहता हूं आई हेल्प हिम कैरी द बैग होगा, या आई हेल्प हिम टू कैरी द बैग, क्या होगा? आई हेल्प हिम कैरी द बैग होगा, या आई हेल्प हिम टू कैरी द बैग होगा? आई हेल्प हिम कैरी द बैग होगा, आई हेल्प हिम टू कैरी। दोनों ठीक है भाई, दोनों ठीक है। अब हमें हेल्प को एज अ फर्स्ट वर्ब पढ़ रहे हैं। हेल्प एज अ फर्स्ट वर्ब, पहली बात है एक्टिव वॉइस में कैरी भी ठीक, बेस फॉर्म भी ठीक है, और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी ठीक है। हेल्प एज अ फर्स्ट वर्ब, बेस फॉर्म भी ठीक है और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी ठीक है। आई हेल्प हिम कैरी द बैग भी ठीक है, आई हेल्प हिम टू कैरी द बैग भी ठीक है। गुड हो गया। अब जब पैसिव वॉइस की बात करेंगे फिर चेंज हो जाएगा। अब आई वाज हेल्प, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बताया आप लोगों को। इज एम आर वाज वर थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, आई वाज हेल्प्ड। अब बताओ टू कैरी होगा या कैरी द बैग? अब क्या होगा? अब होगा भाई आई वाज हेल्प्ड टू कैरी द बैग। जब हेल्प को आप पैसिव वॉइस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। एज एन एक्टिव वॉइस दोनों ठीक है, लेकिन एज अ पैसिव वॉइस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा। तीसरी बात है मेरे बेटा, आई हेल्प हिम इन, अब आगे जैरेंड आएगा। आई हेल्प हिम इन कैरिंग द बैग होगा, या शी was helped in, अगेन जैरेंड होगा, she was helped in carrying the bag होगा। I helped him in carrying the bag होगा, she was helped in carrying the bag। तो यानी कि जब इन आएगा तो फिर आप आगे जैरेंड इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, should के साथ भी आप बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, she should help him carry the bag। should के बाद भी आप बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लास्ट जो इसका है वो इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, वो है अगर कुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखें, आई कुड नॉट हेल्प, जब कुड आएगा ना, नॉट आएगा, हेल्प आएगा तो आगे जाए आई कुड नॉट हेल्प कैरिंग, सिंपल सीधा। अब आई कुड नॉट हेल्प टू कैरी भी गलत है, आई कुड नॉट हेल्प कैरी भी गलत है, आई कुड नॉट ये आएगा पेपर में, ये आएगा I could not help carrying होगा, I could not help crying होगा, I could not help playing होगा। जब could not help आएगा तो फिर आगे आप gerund का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा यहां तक चीजें काफी है या आगे पढ़ना है? वर्ब को कंप्लीट करवा लूं आज, वर्ब को कंप्लीट करवा लूं आज, बता दें काफी आज के लिए। कंप्लीट नहीं हो, एक घंटा आधा घंटा लग जाएगा, पहले बता रहा हूँ आधा घंटा लग जाएगा, मुझे कुछ नहीं, मैं तो बैठा हूँ, मैं तो कब से हूँ रेडी तैयार। इनफ है यार, इनफ है यार, इनफ।